हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अर्पित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे ब्रिटिश सत्ता के विस्तार से, खासकर बंगाल, मैसूर और पंजाब से जुड़े हुए एमसीक्यूज़। और एमसीक्यूज़ को हल करने के साथ साथ हम उसमें जो व्याख्या करेंगे वह आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आवश्यक होगा, उसे आप ध्यान रखिएगा। इतने एमसीक्यूज़ इस टॉपिक से किए जाएंगे कि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, चाहे वो यूपीएससी हो, एमपीपीएससी हो, किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हों, सभी के लिए यह सफिशियंट होगा। आइए देखते हैं प्रश्न क्या है। प्लासी का युद्ध कब हुआ? प्लासी के युद्ध के बारे में बात की जा रही है। ऑप्शन आपके सामने है 1757, 1764, 1775 या 1782। याद रखिएगा, प्लासी का युद्ध किन दो राजाओं के बीच में हुआ? पहला सिराजुद्दौला, दूसरा अंग्रेजी शासक रॉबर्ट क्लाइव। याद रखिएगा, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में प्लासी का युद्ध हुआ, जिसमें सिराजुद्दौला हार गया। इसके कारण बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हो गया। यह युद्ध हुआ था दोस्तों 23 जून सन 1757। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों 1757। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। प्लासी युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात कौन किया? सेनापति का क्या नाम था? महामंत्री था सिराजुद्दौला का, उसका नाम था मीर जाफर। मीर जाफर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। मीर जाफर ने अंग्रेजों से गुप्त संधि की और सिराजुद्दौला को धोखा दिया और पीछे से मरवा दिया गया। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी रहा है। 1764 का बक्सर युद्ध अंग्रेजों और किसके बीच में लड़ा गया? अंग्रेजों के साथ साथ जो विद्रोही थे उनका क्या नाम था, बताना है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? मीर कासिम, शुजाउद्दौला और आलम शाह द्वितीय। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है। कौन कौन थे? मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय। इन तीनों ने मिलकर बक्सर का युद्ध लड़ा अंग्रेजों से। कब? 1764 में। लेकिन फिर भी जीत नहीं पाए। अंग्रेजों की सत्ता यहीं से मजबूत हो गई। याद रखिएगा, सबसे प्रमुख युद्ध माना जाता है 1764 का बक्सर युद्ध अंग्रेजी शासन के लिए। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने है। बक्सर युद्ध के बाद अंग्रेजों को कौन सा अधिकार मिला? ऑप्शन है जागीरदारी का अधिकार। अगला प्रश्न है दोस्तों, बक्सर युद्ध के बाद अंग्रेजों को कौन सा अधिकार प्राप्त हुआ? ऑप्शन आपके सामने कौन कौन से हैं? जागीरदारी का अधिकार, दीवानी का अधिकार, राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार या केवल व्यापार में छूट मिली? बक्सर के युद्ध के बाद प्रमुख रूप से दीवानी का अधिकार मिल गया, अर्थात यहाँ उन्होंने अपनी सत्ता स्थापित कर ली, दीवानी वसूलने लगे इन्होंने। कब से? 1765 में। 1765 में इलाहाबाद की संधि के द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों की मिली। कौन सी संधि के बाद? याद रखिएगा, 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई है। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या द्वैध शासन प्रणाली किसने शुरू की? द्वैध शासन प्रणाली, डुअल गवर्नमेंट प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई है? इस प्रश्न का सही उत्तर आपको बताना है क्या है। ऑप्शन के रूप में है वॉरेन हेस्टिंग्स, रॉबर्ट क्लाइव, विलियम बेंटिक या लॉर्ड डलहौजी। द्वैध शासन की शुरुआत कब से कब तक मानी जाती है? द्वैध शासन चला दोस्तों 1765 से लेकर 1772 तक। याद रखिएगा, शुरुआत करने वाले व्यक्ति का नाम था रॉबर्ट क्लाइव। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बंगाल में प्रशासनिक और राजस्व अधिकारों को अलग अलग प्रयोग में लाया गया। प्रशासनिक अधिकार अलग हो गए, राजस्व अधिकार अलग हो गया। कहाँ? बंगाल में। द्वैध शासन, एक प्रशासनिक, दूसरा राजस्व अधिकार हो गया। चलिए, अगला प्रश्न है, इलाहाबाद की संधि कब हुई? ऑप्शन है दोस्तों 1757 में, 1764 में, 1765 में या 1772 में। इलाहाबाद की संधि किन दो राजाओं के बीच में हुई है? याद रखिएगा, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय के साथ इलाहाबाद की संधि हुई है। याद रखिएगा, किन के बीच में? शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय के बीच में। कब? 1765। अगला प्रश्न है दोस्तों, मीर कासिम ने राजधानी कहाँ बनाई थी? ऑप्शन है दोस्तों मुर्शिदाबाद, पटना, मुंगेर या इलाहाबाद। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? मीर कासिम ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, मुंगेर को अपनी राजधानी बनाई थी, क्योंकि यह बंगाल से दूर है। मीर कासिम अंग्रेजों से स्वतंत्र नीति अपनाने के लिए मुंगेर को अपनी राजधानी बनाई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है। ब्लैक होल त्रासदी किस वर्ष घटी थी? इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है। 1756, 1764, 1765 या 1770। ब्लैक होल की त्रासदी कब हुई थी दोस्तों? 1756 में।
कौन शासन कर रहा था? सिराजुद्दौला के द्वारा अंग्रेज कैदियों को कोलकाता में ब्लैक होल नामक स्थान पर बंद कर दिया था। लगभग 146 व्यक्ति थे, जिसमें अंतिम में 23 व्यक्ति ही बचकर जिंदा निकले थे। 123 लोगों की मौत हुई थी, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस गवर्नर जनरल ने द्वैत शासन को समाप्त किया? समाप्त करने की बात की जा रही है। 1765 में स्टार्ट किया गया। 1765 में क्लाइव के द्वारा स्टार्ट किया गया, लेकिन बात हो रही है समाप्ति की कि समाप्ति किसके द्वारा की गई? याद रखिएगा, वॉरेन हेस्टिंग इस समय कार्य कर रहे थे। 1772 में इसे समाप्त किया गया था, द्वैत शासन। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। 1764 का बक्सर युद्ध के बाद शाह आलम द्वितीय को अंग्रेजों ने कौन सा स्थान दिया था? 1764 में जब बक्सर युद्ध हार गए सिराजुद्दौला, शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम, तो 1764 के बाद शाह आलम द्वितीय को अंग्रेजों ने कौन सा स्थान दिया था रहने के लिए? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों इलाहाबाद। इलाहाबाद संधि के तहत शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद और कड़ा की जागीरदारी दे दी थी। कहाँ की? इलाहाबाद और कड़ा, याद रखिएगा। कड़ा शायद आपने बहुत कम सुना होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, पहला अंग्रेज मैसूर युद्ध कब हुआ? मैसूर युद्ध कब हुआ? हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में यह पहला युद्ध लड़ा गया। कहाँ? मद्रास में। इसकी समाप्ति हुई थी दोस्तों 1769 में। 1767 से लेकर 69 तक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। पहला अंग्रेज और मैसूर युद्ध कब हुआ था? हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में। कहाँ हुआ था यह भी याद रखिएगा, मद्रास में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। मैसूर का शेर किसे कहा जाता है? मैसूर का शेर किसे कहा जाता है? राजा किसे कहा जाता है? हैदर अली को, टीपू सुल्तान को, कृष्णराज वोडेयार को या नंदा राज को? मैसूर का शेर कहा जाता है दोस्तों टीपू सुल्तान को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर कहा जाता है। दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई? आंग्ल मैसूर युद्ध हो रहा था दूसरा, कब? 1784 में। 1780 से इसकी शुरुआत की गई थी। 1780 से 1784 तक यह युद्ध चला, लेकिन समाप्ति किसी एक संधि से हुई थी। इस संधि का नाम बताना है। मैसूर संधि, रंगपट्टनम संधि, मैंगलोर संधि या मद्रास संधि? रंगपट्टनम में याद रखिएगा दोस्तों टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी 1799 में दोस्तों, याद रखिएगा, भूलिएगा मत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? आंग्ल मैसूर युद्ध दूसरे की समाप्ति हुई थी दोस्तों मैंगलोर संधि के साथ साथ। मैंगलोर संधि कब हुई? 1784 में। ये बात भी आप याद रखिएगा, कंठस्थ रख के चलिएगा। तो टीपू सुल्तान ने किस यूरोपीय शक्ति से मित्रता की थी? वह इस शक्ति से मिलकर अंग्रेजों को भारत से हटाना चाहता था। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों फ्रांसीसियों से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध किस वर्ष हुआ? याद रखिएगा 1799 में चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर बी, यहीं श्रीरंगपट्टनम में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी, इसी आंग्ल मैसूर युद्ध में। याद रखिएगा, कभी आपसे पूछा जाए कि चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में कि किसकी मृत्यु हुई थी, तो आपको याद रखना है टीपू सुल्तान की। प्रश्न क्या है दोस्तों? मिसाइल प्रौद्योगिकी, रॉकेट टेक्नोलॉजी का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन आपके सामने है, हैदर अली, टीपू सुल्तान, रॉबर्ट क्लाइव या नंदाराज। मिसाइल टेक्नोलॉजी का उपयोग सबसे पहले टीपू सुल्तान के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किस युद्ध में किया गया? टीपू सुल्तान ने आंग्ल मैसूर युद्ध से पहले ही किया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। मैंगलोर की संधि कब हुई है? मैंगलोर की संधि दूसरे आंग्ल मैसूर के अंत में हुई थी। कब? मैंने आपको बताया 1784 में दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ, तो मैंगलोर की संधि हुई है। अगला प्रश्न, टीपू सुल्तान की मृत्यु कहाँ हुई? मैंने आपको पहले भी बताया, रंगपट्टनम में 1799 में। हैदर अली मूलतः किस पद पर थे? हैदर अली मूलतः किस पद पर थे? वह एक सिपाही थे और उन्हें अंग्रेजों के द्वारा शासक बनाया गया। अगला प्रश्न, मैसूर रॉकेट तकनीकी को बाद में किसने विकसित किया? फ्रांसीसी, ब्रिटिश, पुर्तगाली या मराठा? ब्रिटिश सेना ने बाद में चलकर यह मैसूर रॉकेट तकनीकी को विकसित किया। अगला प्रश्न है दोस्तों, महाराजा रणजीत सिंह ने पंजाब में सत्ता कब संभाली? 1799 में, 1801 में, 1805 में या 1810 में? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों, महाराजा रणजीत सिंह ने जब पंजाब की सत्ता संभाली तो समय था 1801। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न,
रणजीत सिंह की सेना को क्या कहा जाता था? रणजीत सिंह की सेना को क्या कहा जाता था? खालसा सेना, गोरखा सेना, मराठा सेना या हिंदुस्तानी सेना? याद रखिएगा, रणजीत सिंह की सेना को खालसा सेना के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, बी नहीं होकर। खालसा सेना यूरोपीय अधिकारियों की सहायता से आधुनिकीकरण इनका किया गया, खालसा सेना का, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों और रणजीत सिंह के बीच में कौन सी संधि हुई थी जिसके कारण यूरोपीय अधिकारियों ने इसकी सहायता की खालसा सेना को और अलग लेवल पर पहुंचाने के लिए, अर्थात आधुनिकीकरण करने के लिए? कौन सी संधि की गई थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है अमृतसर संधि सन 1809। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। यह सतलज नदी के किनारे यह संधि की गई, अमृतसर संधि सन 1809 में। याद रखिएगा, आप डेट बिल्कुल मत भूलिएगा किसी भी संधि की। अगला प्रश्न है, पहला आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ है? सिख युद्ध कब हुआ पहला आंग्ल? सन 1845 से लेकर 1846 के बीच में। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अंग्रेजों और सिखों के बीच में पहला युद्ध कब हुआ था? 1845-46 के बीच में। पहले आंग्ल सिख युद्ध का अंत किस संधि से हुआ? कोई भी युद्ध तो चालू हो जाता था लेकिन कोई भी सेना जीत नहीं पाती थी। जब भी जो भारतीय राजा थे उन्हें हार का हल्का हल्का आभास भी होता था तो वो सीधे संधि कर लेते थे। लाहौर संधि कब हुई थी दोस्तों? 1846 में। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। पहले आंग्ल सिख युद्ध का अंत लाहौर संधि के साथ हुआ 1846 में। अगला प्रश्न है, दूसरा आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ? पहला तो 45-46 के बीच में हुआ था, तो दूसरा इसके बाद ही होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों 1848-49 में दूसरा आंग्ल सिख युद्ध हुआ। इसके बाद पंजाब अंग्रेजों के अधीन हो गया, पूरा का पूरा पंजाब। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, दूसरे आंग्ल सिख युद्ध के बाद कौन सा राज्य अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया गया? मैंने अभी आपको बताया ना कि दूसरा आंग्ल सिख युद्ध हो गया, उसके बाद पंजाब पूरा का पूरा अंग्रेजी शासन में मिल गया। कब हुआ था यह दोस्तों? 1849 में। अगला प्रश्न देख लेते हैं, महाराजा रणजीत सिंह को किसकी उपाधि से जाना जाता है? महाराजा रणजीत सिंह को किस उपाधि से जाना जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? शेरे ए पंजाब। इन्हें शेरे ए पंजाब के नाम से जाना जाता है। प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, खालसा राज की राजधानी कहाँ है? खालसा राज की राजधानी कहाँ थी? लाहौर में। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। लाहौर ही प्रशासनिक और सांस्कृतिक राजधानी मानी जाती थी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करना तो ना ही भूलो ना यार, लगातार एक एक लाइक ठोक दो। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, पंजाब का विलय किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? कब की बात हो रही है? 1849। इस समय शासन कौन कर रहा होगा? स्वाभाविक सी बात है, डलहौजी। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि डलहौजी का शासन कब से कब तक चला। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की जीत का मुख्य कारण क्या था? अंग्रेज जीत तो गए थे लेकिन कारण क्या था इसका आपसे पूछा जा रहा है। मीर जाफर का विश्वासघात, मैंने आपको पहले भी बताया, सिराजुद्दौला के साथ मीर जाफर ने विश्वासघात किया है दोस्तों। यह प्रश्न बार बार घुमा घुमा के पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने आपके सामने भी घुमाकर प्रश्नों को रखा है। आगे चलकर हो सकता है 2-4 प्रश्न और भी एक ही तरीके के आ जाएं, तो उसमें आप टेंशन मत लो। ज़्यादा से ज़्यादा 25 सेकेंड लगेंगे, प्रश्न सॉल्व हो जाता है। अगला प्रश्न है, किस संधि के बाद अंग्रेजों को दीवानी अधिकार प्राप्त हुए? दीवानी का अधिकार किस संधि के बाद अंग्रेजों को प्राप्त हुआ? सही उत्तर होगा दोस्तों इलाहाबाद की संधि। कब हुई थी? 1765 में। अगला प्रश्न है दोस्तों, फौजदारी और न्यायिक अधिकार बंगाल में किसके पास रहे? तो जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों के पास फौजदारी और न्याय करने का अधिकार वो नहीं रखते थे। वह द्वैत शासन के साथ साथ अंग्रेज केवल राजस्व को देखते थे, उनको सिर्फ पैसे से मतलब था, बाकी न्यायिक कार्य नवाबों को छोड़ दिए थे। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है, हैदर अली ने किस युद्ध में अंग्रेजों को बुरी तरह से हराया था? कौन सा युद्ध हुआ था कि अंग्रेज बुरी तरह से हार गए थे हैदर अली से? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा पोर्टो नोवा का युद्ध।
यह कब हुआ था दोस्तों? 1781 में पोर्टो नोवा का युद्ध हुआ था और अंग्रेजों को बहुत ज़्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ा था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हैदर अली किस युद्ध के दौरान मरे थे? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हैदर अली की मृत्यु हुई थी दोस्तों 1782 में। 1782 में हैदर अली की मृत्यु हुई थी और वह मरे थे दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। टीपू सुल्तान ने किस स्थान पर फ्रांसीसी क्रांति के वृक्ष लगाए थे? फ्रांसीसी क्रांति के वृक्ष टीपू सुल्तान ने किस स्थान पर लगाए थे? श्रीरंगपट्टनम में, और यहीं इनकी मृत्यु हुई थी। मैंने शायद कई बार बताया 1799 में। इतने प्रश्न एक ही टॉपिक के कर लिए जाएंगे कि आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बिल्कुल एक एक लाइन में आप प्रश्नों को सुनते तो चलिए। इस टॉपिक से कभी भी कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा, आप हल ना कर दें तो मेरा नाम अर्पित नहीं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रणजीत सिंह ने किस गवर्नर जनरल से संधि की थी? रणजीत सिंह ने एक संधि की थी कब? 1809 में। किस गवर्नर जनरल के साथ हुई थी? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा लॉर्ड मिंटो के द्वारा। मिंटो और रणजीत सिंह के बीच में एक संधि हुई थी सतलज नदी की सीमा पर। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न, लाहौर संधि जो कि 1846 में हुई, इसके अनुसार अंग्रेजों ने कौन सा क्षेत्र लिया या फिर उन्हें मिला? लाहौर की संधि में अंग्रेजों को कौन सा क्षेत्र मिला? कश्मीर का क्षेत्र। कांगड़ा और कश्मीर का क्षेत्र लाहौर संधि के बाद अंग्रेजों के पास आया। यह संधि कब हुई थी? 1886 में। यह संधि किस युद्ध को समाप्त करने के लिए हुई थी? मैंने पहले भी आपको बताया, आंग्ल सिख युद्ध। याद रखिएगा, भूलिएगा मत। आप भूलते चलेंगे और पढ़ते चलेंगे तो पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं। आगे बढ़ते हैं। दूसरे आंग्ल सिख युद्ध में अंग्रेजों की ओर से मुख्य सेनापति कौन था? जब दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हो रहा था तो अंग्रेजों का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा था? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ह्यू गफ। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसने सिखों को हराया और पंजाब को मिला लिया। अगला प्रश्न है दोस्तों, गदर पार्टी की प्रेरणा किसके शासनकाल में पड़ी? गदर पार्टी की प्रेरणा किसके शासनकाल में पड़ी थी? इस प्रश्न का सही उत्तर आपको बताना है। पंजाब पर अंग्रेजी शासन जब आया तो गदर पार्टी की प्रेरणा पड़ी थी। पंजाब पर कस्बे के बाद सिखों में विद्रोह की भावना रही है। अगला प्रश्न है, बंगाल के किस नवाब ने अंग्रेजों को कड़े कर लगाए और व्यापारिक छूट की समाप्ति कर दी? कौन से नवाब ने इस तरह का घिनौना काम किया? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मीर कासिम। मीर कासिम ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बंगाल के नवाब ने अंग्रेजों को कड़े कर लगाए और व्यापारिक छूट की समाप्ति दे दी। उसी के बाद से युद्ध की स्टार्टिंग हो गई। इसी कारण से बक्सर का युद्ध लड़ा गया। कब? बक्सर का युद्ध कब लड़ा? 1764 में। सभी चीज़ें आप याद रखिएगा ना दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, मीर जाफर को अंग्रेजों ने कितनी बार बंगाल का नवाब बनाया था? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 बार इन्होंने बंगाल का नवाब मीर जाफर को बनाया। कब? 1757 में पहली बार, दूसरी बार 1763 में मीर जाफर को अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब बनाया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, बक्सर युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? बक्सर युद्ध में इसका नेतृत्व कर रहे थे हेक्टर मुनरो। बक्सर का युद्ध कब हुआ? आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के विरुद्ध किस क्षेत्र में विद्रोह कराया? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मालाबार तट। दरअसल इन्होंने स्थानीय नायकों को या फिर नाविकों को उकसाया था, मालाबार तट के करीब जो रहते थे। अगला प्रश्न, टीपू सुल्तान का सबसे प्रिय उपनाम क्या था? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा टाइगर ऑफ मैसूर कहा जाता था। किसे? टीपू सुल्तान को। अगला प्रश्न, अंग्रेजों ने पंजाब को मिलाने के बाद वहां कौन सा प्रशासन लागू किया? द्वैत शासन नहीं, बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यह लागू किया गया पंजाब को अपने शासन में मिलाने के बाद। बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत किसके द्वारा मानी जाती है? हेनरी लॉरेंस के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, रणजीत सिंह ने कश्मीर पर कब अधिकार किया? कश्मीर पर उन्होंने अधिकार किया 1819 में। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी रहा है। खालसा सेना ने कश्मीर को जीता था। खालसा सेना का ही साथ दे रहे थे, आधुनिक प्रक्रिया से लेस कर रहे थे ब्रिटिश सैनिक।
अगला प्रश्न है, कोहिनूर हीरा अंग्रेजों के हाथ में कब आया? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा लाहौर की संधि के बाद। लाहौर की संधि कब हुई? 1849 में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। पंजाब का विलय भारत में किस वर्ष हुआ? फिर से मैं आपको बता देता हूँ, 1849 में, दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद। भारत में अंग्रेजी सत्ता का विस्तार का पहला आधार स्तंभ कौन सा युद्ध माना जाता है? पहला आधार स्तंभ, पहला युद्ध ही माना जाएगा प्लासी का युद्ध, जो कि 1757 में हुआ, सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए रहा है। प्लासी की लड़ाई 1757 में हुई। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया जा रहा था? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। प्लासी की लड़ाई कब हुई? 23 जून सन 1757। कहाँ पे? मुर्शिदाबाद के पास। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, बक्सर का युद्ध जो कि 1764 में हुआ, इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हेक्टर मुनरो के द्वारा किया जा रहा था। किन के बीच में हुआ था? किन किन के बीच में हुआ था? तो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व तो हेक्टर मुनरो कर रहे थे, साथ में अवध का नवाब शुजाउद्दौला और मीर कासिम, ये तीनों एक तरफ से युद्ध कर रहे थे, लेकिन फिर भी हम अंग्रेजी सेना को नहीं हरा पाए थे। अगला प्रश्न है, बंगाल का द्वैत शासन कब से कब तक चला? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। बंगाल का द्वैत शासन 1765 से लेकर 1772 तक चला। बंगाल में द्वैत शासन लगाया गया कब? इलाहाबाद की संधि के साथ साथ। 12 अगस्त सन 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई है, याद रखिएगा आप। अगला प्रश्न आपके सामने देख लेते हैं। वर्ष 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक कौन था? अवध का नवाब, हैदराबाद का निजाम, कर्नाटक का नवाब या मैसूर का राजा? सबसे पहले सहायक संधि को किसने स्वीकार किया था? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हैदराबाद का निजाम। सन 1798 में ही इसके द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। सबसे अंतिम में ग्वालियर के सिंधिया राजाओं ने इसे स्वीकार किया था फरवरी सन 1804 ईस्वी के आसपास। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल या वायसराय कौन था? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? हेस्टिंग्स, कैनिंग, मिंटो या कर्जन? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा लॉर्ड कैनिंग। यह भारत का प्रथम गवर्नर जनरल और वायसराय भी था। कब बनाया गया था? सन 1858 में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए कौन सी संधि हुई थी? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? रंगपट्टनम की संधि। कब की गई थी? 18 मार्च सन 1792 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देख लेते हैं। राज्य क्षय, हड़प नीति, जब्ती सिद्धांत किसके द्वारा लाया गया था? यह तीनों के तीनों किसके द्वारा लाए गए थे? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा जब्ती सिद्धांत और हड़प नीति डलहौजी के द्वारा लाया गया था। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा गुरु गोविंद सिंह। जफरनामा की रचना किसके द्वारा की गई थी? यह विजय पत्र था। यह जफरनामा फारसी में किसके द्वारा लिखा गया था? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? डाक व्यवस्था शुरू करने वाला डलहौजी था। प्रश्न देखते हैं क्या है। किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? ऑप्शन के रूप में है गुरु अंगद देव, रामदास ने और अर्जुन देव ने। किस सिख गुरु ने गुरु नानक देव की जीवनी को लिखा था? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, गुरु अर्जुन देव ने। गुरु अर्जुन देव का जन्म कब हुआ था? सन 1581 में और मृत्यु हुई है सन 1606 में। यह सिखों के 5वें गुरु थे, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है। सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया? खालसा का अर्थ क्या होता है? विशुद्ध, निर्मल या बिना किसी मिलावट वाला व्यक्ति खालसा कहलाता है। खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा गुरु गोविंद सिंह ने।
खालसा पंथ कब आया है? सन 1699 में, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित हुआ था? 1757 का प्लासी युद्ध किसके द्वारा लड़ा गया था? क्लाइव के द्वारा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी रहा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किसने लाई विलेजली के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया है? हैदराबाद के निजाम, अवध के नवाब, मैसूर के राजा और बंगाल के नवाब। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। इन तीनों ने, हैदराबाद के निजाम, अवध के नवाब और मैसूर के राजा के द्वारा सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया गया। अगर मैं आपको डेट बताऊं तो हैदराबाद के निजाम के द्वारा 1798 ईस्वी में सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया गया। अवध के नवाब सन 1801 ईस्वी में, मैसूर के नवाब सन 1799 ईस्वी में इनके द्वारा सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया गया। आगे चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से सिख गुरुओं का सही कालक्रम बताना है। सही कालक्रम में कौन सा सही बैठता है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, याद रखिएगा। अमरदास यह तीसरे गुरु थे, रामदास चौथे गुरु थे, अर्जुन देव पांचवें गुरु थे और गुरु तेग बहादुर यह 9वें सिखों के गुरु थे। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। सुगौली की संधि सन 1816 ईस्वी में हुई थी। किनके बीच में हुई थी? इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में। कब हुई थी? 4 मार्च सन 1816 में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। टीपू सुल्तान की मृत्यु सन 1799 में कहाँ हुई थी? तो दोस्तों श्रीरंगपट्टनम की पहले तो सहायक संधि हुई थी, लेकिन बाद में इन्हें धोखे से मार दिया गया था, नीति चल के मार दिया गया था। हैदराबाद का जो निजाम था उन्होंने और अंग्रेजी शासन ने बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हमला किया। इसके कारण 4 मई सन 1799 में ही इनकी मृत्यु हुई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे गए थे? हड़प नीति किसके द्वारा लाई गई थी? इस प्रश्न का सही उत्तर मैं आपको बताऊं तो डलहौजी के द्वारा लाया गया था। सबसे पहले सतारा अंडर में आया था। कब? 1848 में। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। झांसी, नागपुर और सतारा। सतारा को हड़प नीति के अंतर्गत लाया गया सन 1848 में। नागपुर को कब लाया गया था? 1854 में। और झांसी को लाया गया था सन 1853 में। हड़प नीति के अंतर्गत लाया गया इन तीनों को। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। किसके द्वारा हड़प नीति लाई गई थी? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबद्ध गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठगी प्रथा के उन्मूलन का श्रेय किसके पास जाता है? तो बेंटिक को जाता है। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, याद रखिएगा। प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? बेंटिक। इनके द्वारा सामाजिक सुधार, शैक्षणिक सुधार, वित्तीय सुधार, सरकारी सेवा में सुधार और कई अन्य प्रयास किए गए थे। जैसे इनके द्वारा 1829 में किया गया, राजा राम मोहन की सहायता से सती प्रथा को इन्होंने बंद किया था सन 1829 में। ठगी प्रथा कब बंद हुई है? सन 1830 में, याद रखिएगा। लॉर्ड मैकाले, इनकी अध्यक्षता में मैकाले आयोग बनाया गया था इन्हीं के शासनकाल में सन 1835 में। चार्टर एक्ट 1833 में इन्हीं के शासनकाल के अंतर्गत आया था। सभी चीज़ें आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। वोडेयार के शासक कौन थे? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मैसूर रियासत। टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी? ऑप्शन है रंगपट्टनम, मैसूर, बंगलौर या भाग्यनगर। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों रंगपट्टनम। टीपू सुल्तान की राजधानी रंगपट्टनम थी। 1792 में अंग्रेजों के खिलाफ तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, जिसमें श्री रंगपट्टनम की संधि हुई। लेकिन 1799 में फिर से श्रीरंगपट्टनम में अंग्रेजों के द्वारा कूच किया गया, उसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। कब? 1799 में। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है? क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया कब? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 1757 ईस्वी में। दोस्तों लॉर्ड क्लाइव को भारत में अंग्रेजी शासन का जन्मदाता माना जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने
लॉर्ड क्लाइव को 1757 में बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया था। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? इस प्रश्न का सही उत्तर विलियम बेंटिक होगा। इन्होंने 1823 से लेकर 1835 तक अपना शासन किया है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था? द्वैध शासन नीति समाप्त करने वाले का नाम था वॉरेन हेस्टिंग्स। द्वैध शासन भारत में कब आया था? मुगल बादशाह के पराजित होने के बाद 12 अगस्त सन 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी, उसी के साथ साथ द्वैध शासन आया था। 1765 से लेकर 1772 तक द्वैध शासन भारत में लागू रहा। इसे समाप्त करने का श्रेय वॉरेन हेस्टिंग्स को जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या है अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? राजपूतों ने, मुगलों ने, सिखों ने या मराठों ने? अंग्रेजों का सबसे ज़्यादा विरोध किसके द्वारा किया गया? मराठों के द्वारा, क्योंकि मराठे भारत में भारतीय शक्तियों के हिसाब से सबसे ज़्यादा थे। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्लासी का युद्ध जो कि 1757 ईस्वी में हुआ, ऐतिहासिक महत्व था क्योंकि क्यों इसे ऐतिहासिक महत्व का माना जाता है? क्योंकि इसमें भारत में फ्रेंच शक्ति का अंत किया, या फिर इसने बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व का मार्ग प्रशस्त किया, उसके बाद संपूर्ण भारत में ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खुल गया? इस प्रश्न का यही उत्तर होना चाहिए। बंगाल में ब्रिटिश शासन का वर्चस्व इसी के जीत के साथ हुआ। प्लासी के बाद बक्सर का युद्ध हुआ, याद रखिएगा, 1764 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या है ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी, इसमें उनका क्या उद्देश्य रहा? इस प्रश्न का सही उत्तर है भारत में अंग्रेजी शिक्षा को लाने का प्रमुख उद्देश्य था राजनीतिक सत्ता की नींव को सुदृढ़ करना। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है प्रशासन की अव्यवस्था या फिर कुशासन के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों अवध। अवध को डलहौजी के द्वारा कुशासन के आधार पर अंग्रेजी शासन में मिलाया गया। उसके काल में राज्य विस्तार का काम चरम सीमा पर रहा, याद रखिएगा, डलहौजी के समय पर। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या है आदि ग्रंथ किसने संकलित किया? किसके द्वारा यह लिखा गया आदि ग्रंथ? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा गुरु अर्जुन देव के द्वारा। यह सिखों के 5वें गुरु थे। अर्जुन देव ने 1606 ईस्वी में इसे पूरा किया। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी रहा है। निम्नलिखित में से सही कालक्रम क्या होगा? आपके पास ऑप्शंस हैं, सही उत्तर बताइएगा। सबसे पहले काल किसका आया? अगर मैं आपसे बात करूं, रॉबर्ट क्लाइव कब से कब तक रहे? 1757 से लेकर 1767 इनका कार्यकाल था। इन्हीं के समय पर प्लासी का युद्ध लड़ा गया। कब? 1757 में। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव पहले नंबर पर। दूसरा वेंसिटार्ट, इनका समय काल क्या था? 1760 से लेकर 1765 तक इनका कार्यकाल था। यह बक्सर के युद्ध के समय बंगाल के गवर्नर थे। आगे चलते हैं, इनके बाद था कर्टियर। कर्टियर का कार्यकाल कब से कब तक था? 1769 से लेकर 1772 तक। बंगाल में आधुनिक भारत का प्रथम अकाल पड़ गया था। कब? 1770 में। आगे बढ़ते हैं और लास्ट है वॉरेन हेस्टिंग्स। इनका कार्यकाल था 1772 से लेकर 1785। ठीक है, 1, 2, 4 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? क्या राज था कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आकर अपना अधिकार जमा पाई? ऑप्शन ए आपके सामने है, भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, राष्ट्रहित में कोई भी कार्य नहीं किया जा रहा था। कहीं एक शासन कर रहा है, कहीं दूसरा शासन कर रहा है। भारत में इस तरह से लगभग 226 राज्य थे भारत के अंदर ही, तो राष्ट्रीय भावना का अभाव तो था ही। आगे, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था, उनके पास आधुनिक हथियार थे। एक आदमी गुलेल चला रहा है, दूसरा आदमी धनुष बाण चला रहा है, एक तरफ से सीधे बंदूक और तोप चल रही हैं। भाई कौन जीतेगा? कंपनी ही जीतेगी। तीसरा, भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव रहा। बिल्कुल सही बात है। ईस्ट इंडिया कंपनी के सफलता का राज ये तीनों थे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपके लिए। अगला क्वेश्चन आपके लिए है दोस्तों, भारत में निम्न वायसरायों में से किसके कार्यकाल में इंडियन पीनियल कोड अर्थात भारतीय दंड संहिता लाया गया? साथ में सिविल प्रोसीजर कोड, सिविल प्रोसीजर कोड का मतलब दीवानी प्रक्रिया संहिता, और क्रिमिनल
प्रोसीजर कोड पारित किया गया? इसका सही उत्तर क्या होगा? दंड प्रक्रिया संहिता। अर्थात क्या क्या पूछा जा रहा है? भारतीय दंड संहिता, दीवानी प्रक्रिया संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता किसके कार्यकाल में आया? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। इनका कार्यकाल कब से कब तक था? 1856 से लेकर 1862 तक इनका कार्यकाल रहा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट को शुरू किया? डाक टिकट इसे सबसे पहले किस नाम से जाना गया? सिंध डाक के नाम से जाना गया। क्या दोस्तों? सिंध डाक के नाम से जाना गया। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? सिंध डाक को सबसे पहले कब स्टार्ट किया गया? सन 1852 में। मैंने आपको अब बता ही दिया है कि क्या उत्तर होगा। 1852 में किसका कार्यकाल था दोस्तों? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, लॉर्ड डलहौजी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? मैंने आपको बताया ही है ठगी प्रथा कब खत्म हुई है, 1830 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी रहा, लॉर्ड विलियम बेंटिक। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक किसे माना गया? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, सादत खां बुरहान उल मुल्क। इसका कार्यकाल कब से कब तक था? 1722 से लेकर 1739 तक इसका कार्यकाल रहा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी रहा है। चलिए दोस्तों प्रश्न देख लेते हैं क्या है। निम्नलिखित में से किसने मीर कासिम और शुजाउद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी कंपनी से युद्ध लड़ा? कौन सा युद्ध? बक्सर का युद्ध। कौन कौन थे दोस्तों? शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। कौन कौन लड़ रहे थे? शाह आलम द्वितीय, अवध का नवाब शुजाउद्दौला उस समय पर था और साथ में मीर कासिम थे। और अंग्रेजी की सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे? मैंने आपको कई बार बताया, कैप्टन मुनरो। कैप्टन मुनरो उस तरफ का कार्यभार संभाल रहे थे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ उस समय मुगल के सम्राट कौन थे? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। इनका क्या नाम है? अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय। इनका शासनकाल कब से कब तक था? इनका शासनकाल था दोस्तों 1699 से लेकर 1759 तक। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी रहा है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, फिर से अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वॉरेन हेस्टिंग्स। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। नवाब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण क्या था? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेजों ने व्यापार छूटों का दुरुपयोग किया। दरअसल नवाब सिराजुद्दौला के द्वारा यह घोषणा की गई थी कि अंग्रेजी कंपनी अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी निःशुल्क समुद्री व्यापार कर सकती है, लेकिन कंपनी के साथ साथ निजी व्यक्तिगत व्यापार भी निःशुल्क होने लगे थे और देसी व्यापारियों को बिना चुंगी दिए व्यापार करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा था। यह प्रमुख कारण था। इसे बंद करने का निश्चय लेने के साथ ही अंग्रेज टूट पड़े इनके ऊपर। प्रश्न आपके सामने क्या है। कालकोठरी ब्लैक होल की घटना जिसमें 146 लोग एक कमरे में बंद किए गए थे, जिसमें 123 लोग कोठरी के अंदर खत्म हो गए। यह घटना कहाँ की है? मुर्शिदाबाद, ढाका, मुंगेर या कलकत्ता? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों पश्चिम बंगाल, कलकत्ता। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला ने 146 अंग्रेजों को बंदी बनाया और 20 जून सन 1756 में एक ही कोठरी में बंद कर दिया। जस्ट 3 दिन बाद इस कोठरी को खोला गया तो 123 लोग मृत मिले और टोटल 23 लोग ही जिंदा बचे थे। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। किस इतिहासकार ने 1765 ईस्वी से 1772 ईस्वी तक कंपनी के राज्य को अर्थात द्वैत शासन को डाकुओं की संज्ञा दी है? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? किसने बोला कि द्वैत शासन डाकुओं का काल है? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, के.एम. पणिकर के द्वारा यह कहा गया। डाकुओं की संज्ञा इनके द्वारा दी गई है। सबसे पहले आप बताएं आप कि द्वैत शासन का सिद्धांत किसके द्वारा लिखा गया? डायरकी के द्वारा संपादित की गई थी, अर्थात डायरकी में यह द्वैत शासन का सिद्धांत लिखा है। भारत में द्वैत शासन कब आया? भारतीय शासन अधिनियम सन 1919 में। याद रखिएगा भारत में द्वैत शासन कब लागू हुआ? सन 1919 में।
आगे बढ़ते हैं, प्रश्न देखते हैं। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति संबंधित है, किससे संबंधित है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वॉरेन हेस्टिंग्स। कब से कब तक यह चली है? 1765 से लेकर 1813 तक यह नीति चली है। इस नीति को घेरे की नीति भी कहा जाता है। और किस नाम से जाना जाता है? सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति को घेरे की नीति के नाम से भी जाना जाता है। यह नीति 1765 से लेकर 1813 तक चली है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्न देखते हैं। इलाहाबाद की संधि जो कि 1765 के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया? 1765 में दोस्तों हुई थी इलाहाबाद की दूसरी संधि। किसके किन किन के बीच में युद्ध चल रहा था? सम्राट शाह आलम और अंग्रेजी सेना के विरुद्ध। दरअसल सम्राट शाह आलम हार रहे थे, इसलिए 12 अगस्त को उन्होंने एक फरमान जारी किया कंपनी को कि हम बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी आपको स्थायी रूप से देना चाहते हैं। उसके बदले में आप हमें 26 लाख रुपए देंगे, निजाम के व्यय के लिए 53 लाख रुपए। ये आप याद रखें या ना रखें, याद रखिएगा। इलाहाबाद की दूसरी संधि में आलम शाह द्वितीय ने क्या किया? फरमान जारी करके कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी को दे दिया। इकट्ठा अंग्रेज यह तीनों को तो संभाल नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने बंगाल अर्थात मुर्शिदाबाद के लिए मोहम्मद राजा खान को नियुक्त किया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और साथ में यह भी याद रखें कि बिहार के लिए उन्होंने राजा सिताब राय की नियुक्ति की। राजा सिताब राय की, याद रखिएगा। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था किससे? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अफगान का शासक शाह शुजा से। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। कोहिनूर हीरा की बात हो रही है, मैं आपको बता देता हूं। लाल किले से इसे लूट कर लाया गया था। किसके द्वारा? ऑप्शन होगा नादिर शाह के द्वारा लाया गया था। ठीक है, नादिर शाह से यह दिलीप सिंह के सम्राज्ञी को सौंप दिया गया, अर्थात दिलीप सिंह को सौंप दिया गया। उसके बाद यह शाह शुजा के पास आया, उसके बाद जाकर रणजीत सिंह के पास आया। याद रखिएगा क्या कैसा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवा युद्ध में हराया। पोर्टो नोवा युद्ध में हैदर अली को किसने हराया था? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? सर आयर कूट। यह युद्ध कब हुआ? पोर्टो नोवा का युद्ध हुआ था सन 1781 में। इसका नेतृत्व कर रहे थे सर आयर कूट। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? किसके उत्तराधिकारी थे? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, खड़क सिंह या फिर खरक सिंह। महाराजा खरक सिंह कब से कब तक अपना शासनकाल किए? सन 1801 से लेकर 1840 तक। 1801 से लेकर 1840 तक, जिसमें उन्होंने रणजीत सिंह को उत्तराधिकारी घोषित किया सन 1839 में। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों क्या है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है। लॉर्ड कॉर्नवालिस, इनके शासनकाल में स्थायी बंदोबस्त आया। जी हाँ, बिल्कुल सही है। वेलेजली, इनके शासनकाल में सहायक संधि हुई। बिल्कुल सही है। यह बिल्कुल गलत है। लॉर्ड हेस्टिंग्स, इनके शासनकाल में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध नहीं हुआ। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से लेकर 1806 के बीच में हुआ है। इस समय शासनकाल कर रहे थे कौन? लॉर्ड वेलेजली। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि गलत के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों के हाथ में बंगाल, बिहार और उड़ीसा तीनों का पूर्ण प्रभुत्व स्थापित हो गया और वह भारत में राज करने के प्रबल दावेदार हो गए। बक्सर का युद्ध दोस्तों यदि आपसे कभी पूछा जाए तो याद रखिएगा 22 अक्टूबर सन 1764 को यह युद्ध लड़ा गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1 नवंबर सन 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया किसके द्वारा सुनाया गया था? इलाहाबाद में यह घोषणा पत्र। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1 नवंबर सन 1858 में यह सुनाया गया हैदराबाद में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित की? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मीर कासिम के द्वारा मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी को स्थापित किया गया। मीर कासिम का शासनकाल कब से कब तक था? 1760 से लेकर 1763 तक। यह बंगाल के नवाब थे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। किसकी समाधि के कारण नांदेड़
गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? नांदेड़ गुरुद्वारा क्यों माना जाता है? यहाँ गुरु गोविंद सिंह जो कि सिखों के 5वें गुरु थे, इनकी समाधि स्थल है। 42 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हुई थी। कब? 7 अक्टूबर सन 1708 में इनकी मृत्यु हुई थी, नांदेड़ महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में इनका समाधि स्थल है, इसके कारण यह स्थल पवित्र माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? मैंने आपको पहले भी बताया 1799 में। कहाँ? श्रीरंगपट्टनम में इनकी मृत्यु हुई है। हैदराबाद के नवाब और अंग्रेजों के द्वारा कूच किया गया था, अर्थात श्रीरंगपट्टनम की संधि के बावजूद इन्हें चौथा युद्ध लड़ना पड़ा। 4 मई सन 1799 में इनकी मृत्यु हुई थी, याद रखिएगा।